बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एनालिसिस गलत है। ये एक मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी पुरानी है, डिफरेंस बिटवीन वेंडर एंड सप्लायर, जिसमें मुझे मेरा ख्याल है, जो मुझे याद है, ये बताया था कि जी सप्लायर वो होता है जो प्रोसेस यानी प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा होता है, और वेंडर वो होता है जो जनरल आइटम सप्लाई करता है, जो इनडायरेक्ट आइटम होती हैं, जैसे स्टेशनरी है, कोई एडमन की आइटम्स हैं, जनरल आइटम जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती, वो जितने भी सप्लायर होते हैं उनको वेंडर कहते हैं। और जो जिनको सप्लायर कहा जाता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बिज़नेस टू बिज़नेस डील कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जब सप्लाई करता है किसी मैन्युफैक्चरर को, वो सप्लायर कहलाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है जो किसी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यानी प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं। बेसिकली 3 किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक नेचुरल प्रोडक्ट होती है जो कुदरती तौर पर दुनिया में अवेलेबल है। अर्थ के ऊपर हर वो चीज़ जो बनती है वो दुनिया में कुदरती तौर पर अवेलेबल होती है, उससे बनती है। लेकिन तीसरे प्रोसेस में जाके नंबर 1 नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, जो भी ज़मीन के ऊपर चीज़ें हैं, ये सब कुदरती चीज़ें हैं जिनको नेचुरल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, जिनको नेचुरल जो कुदरत की तरफ से रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मादनियात, ऑयल, जो कुछ भी अवेलेबल है कुदरत की तरफ से, वो सब कुदरती रॉ मटेरियल है। तो एक प्रोसेस होता है इन सारे रॉ मटेरियल को निकालने का, और उनको निकाल के किसी फिनिश फॉर्म में, जैसे ऑयल निकलता है तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है, या ऑयल निकलता है तो एज इट इज़ आगे, जैसे कोई मादनियाँ निकलती है तो एज इट इज़ आगे। तो एक सप्लायर वो होगा जो कुदरती जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या रॉ मटेरियल हैं उनको निकालता है, ड्राइव करता है, या जो भी प्रोसेस है उसका, तो उसके बाद वो आगे सेल कर देता है। और दूसरा प्रोसेस फिर उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद डिफरेंट चीज़ों के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है कि उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाए। यानी जो फर्स्ट स्टेज में रॉ मटेरियल होते हैं, फिर सेकंड स्टेज में उनको थोड़ा रिफाइन किया जाता है, या उनको 1 से 2 या 2 से 3 प्रोडक्ट मिला के, मिक्स करके, या कोई भी प्रोसेस करके उनसे फिर कोई एक और प्रोडक्ट बनाई जाती है, जिसको फर्दर तीसरे स्टेप में फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में कुदरती तौर पे जो चीज़ अवेलेबल है उसको निकालना, वो एक प्रोसेस है। फिर सेकंड में उसको प्रोसेस करके किसी नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या उसी को रिफाइन करके आगे फिनिश गुड की तरफ लेके जाना, दूसरा प्रोसेस है। और तीसरे प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, फिर वो जो रिफाइन प्रोडक्ट होती है उससे कोई फिनिश गुड बना देना, जो कि रेडी टू यूज़ हो, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगा, जी मुझे ये चाहिए। जैसे कोई प्लास्टिक दाना, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ ले लें, जो बंदा प्लास्टिक की प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे वो कोई चेयर बना रहा है प्लास्टिक की, तो वो प्लास्टिक की चेयर बनाने के लिए उसने पिछले जो सेकंड स्टेज के ऊपर प्लास्टिक दाना बना रहा है, उससे दाना खरीदा और चेयर बना ली। चेयर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट है जो आगे यूज़ होगी, लेकिन उस चेयर बनाने वाले ने प्लास्टिक दाना खरीदा। प्लास्टिक दाना जिसने बनाया उसने पीछे से क्रूड जो उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगी, चूँकि प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेसिकली, तो जो क्रूड ऑयल है या जो भी उसकी नेचर होगी ऑयल की, वो ख़रीदा, उससे उसने प्लास्टिक दाना बनाया। प्लास्टिक दाना फिर तीसरी स्टेज पे जाके चेयर बना, और चेयर फिनिश प्रोडक्ट सेल हो गई। तो अब ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये सारे सप्लायर कहलाएंगे। फर्स्ट स्टेज का भी सप्लायर है जो आगे अगले बिजनेस को सप्लाई कर रहा है। दूसरी स्टेज पे जो प्रोसेस हो रहा है वो भी सप्लायर है जो तीसरी स्टेज के मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है। तीसरी स्टेज पे जो फिनिश प्रोडक्ट है वो फिर आगे
कंजम्पशन के लिए यूज़ होगी। अच्छा, जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि ये फन वर्ड 9971, ये कोई साहब है या मे बी बीबी है, तो इन्होंने लिखा जी आपका एनालिसिस तो बिल्कुल गलत है। आपने लिखा है कि जी बताया कि जी सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और वेंडर जनरल आइटम करते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल वेंडर सप्लाई कर रहे होते हैं। और ठीक है, इस हद तक ठीक है कि फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल वेंडर सप्लाई कर रहे होते हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि लेकिन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तो जो फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल है या जो जिनको बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है, दो किस्म के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल में, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैनाडोल खाते हैं तो पैनाडोल में मे भी कोई एक ज़रा हो जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि बहुत माइनर सी डोजेज होती हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो उसके अंदर शामिल होती हैं। मतलब अगर कोई 2 ग्राम की टैबलेट है तो उसमें एक ज़रा होगा छोटा सा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, बाकी जो है फिलर होता है उसको इनएक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। एक्सिपिएंट भी शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, तो एक्सिपिएंट कहते हैं या उसको इनएक्टिव इंग्रेडिएंट कह लें। प्लासबो भी उसको कहते हैं कि यानी फिलर के तौर पे कुछ कोई चीज़ डाल दी जाती है और उसमें थोड़ा सा वो एक्टिव, मतलब उसकी वजह ये होती है कि आप एक बिल्कुल एक ज़र्रे को तो ना सेल कर सकते हैं, ना पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही मतलब उसको डील नहीं किया जाता। तो उस एक ज़र्रे को आप अंदर पहुंचाने के लिए आपको कुछ कैरियर चाहिए, कुछ छोटा सा पीस चाहिए कि जिसके अंदर वो रख दिया, जैसे कैप्सूल के अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दिया जाए, जैसे इंजेक्शन के अंदर कोई 1-2 कतरे एक्टिव इंग्रेडिएंट के होंगे और बाकी पानी होगा। तो इसलिए कैरियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल क्रूड फॉर्म में जो ड्रग होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो बहुत ही माइनर डोज होती है। तो अब वो जो माइनर डोज है, अगर किसी ने से के कोई 10 लाख टैबलेट बनानी है तो मे बी उसको कोई 100 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हो, तो अब इतनी छोटी सी क्वांटिटी से वो जब 10 लाख टैबलेट बना सकता है तो वो उसका कोई 200 किलो का ड्रम तो नहीं लेगा, वो तो शायद उसकी सारी उम्र गुजरने के बाद भी ख़त्म ना हो। तो उसको अगर 500 ग्राम चाहिए तो वो 500 ग्राम सप्लायर से नहीं ले सकता, यानी डायरेक्ट जो जर्मनी में सप्लायर बैठे हैं, इंडिया में है, चाइना में है तो उनसे वो नहीं ले सकता। तो फिर उसकी कोशिश होगी कि यार कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मुझे मतलब अगर 500 फार्मास्यूटिकल हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, कफ सिरप है या कोई नॉर्मल जो बहुत कॉमन यूज़ होती चीज़, तो अगर हर बंदे को 1-1 किलो की ज़रूरत है तो कोई ऐसा बंदा हो जो 5-10 किलो इकट्ठी मंगवा ले, किलो मुझे दे दे, बाकी 9 किलो कहीं और सेल कर दे। तो इस तरह के सिनेरियो में फिर सप्लायर इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे वेंडर ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन है जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान में भी इसलिए है कि उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कम यूज़ होती है, तो इसलिए सप्लायर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा कि कोई सप्लायर जर्मनी से पाकिस्तान के किसी फार्मास्यूटिकल को 100-200 ग्राम 500 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट करे। तो फिर जो लोकल वेंडर होते हैं वो कहते हैं कि जी हम आप कुछ 2 किलो मंगवा के रख लेते हैं, कुछ आप ले लें, कुछ किसी और को दे देंगे, कुछ और, तो इसलिए फिर वेंडर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन जो डिफरेंस है बिटवीन सप्लायर एंड वेंडर वो यही है कि वेंडर जनरल आइटम देते हैं और सप्लायर जो है वो प्रोसेस की प्रोडक्शन की आइटम देते हैं। अब अगर फार्मास्यूटिकल में वेंडर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, एक जो प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढने के लिए ऐड की गई है। तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि इससे डेफिनेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी प्रैक्टिस को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते तो उसके लिए जो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है वो गलत हो जाए।
तो फिर भी बार आपके कमेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है, और अगर आप समझें कि मेरी क्लैरिफिकेशन बेहतर है तो अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।